नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 1 आप और आपका भोजन ब्लॉक 3 खाद्य पदार्थों के चयन और तैयार करने की प्रक्रिया। इकाई 11 विभिन्न प्रकार के अनाजों का चयन, उनसे बनने वाले व्यंजन तथा उनकी पौष्टिकता। अनाज हमारे दैनिक आहार का एक हिस्सा हैं। इस इकाई में आए अनाजों के सही चयन और उनको पौष्टिकता के बारे में सीखेंगे। आप यह भी जानेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से अनाज खाए जाते हैं, उन्हें हम अपने आहार में किस तरह से शामिल करते हैं, उन्हें पकाते समय क्या सावधानी रखनी पड़ती है और उनको पौष्टिकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। 11.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप अनाज के सही चयन में जरूरी बातों को ध्यान में रख सकेंगे, अनाजों से मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में जान सकेंगे और विभिन्न प्रकार के अनाजों का सही प्रयोग कर सकेंगे। 11.1 प्रस्तावना। अब तक आप पढ़ चुके हैं कि भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं और खाद्य पदार्थों को किन किन खाद्य वर्गों में बांटा गया है। भोजन के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए अब हम यह जानेंगे कि भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता क्या है, डंडा उनका सही चयन कैसे किया जाए तथा हम किस प्रकार अपने दैनिक आहार में उनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, परांठे, चपाती, पूरी, डबल रोटी, चावल आदि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हम प्रायः खाते हैं। डंडा ये सभी पदार्थ अनाजों से बनते हैं और ये हमारे आहार का एक जरूरी हिस्सा है। आप शायद जानते हो कि अनाज जैसे गेहूं, चावल तथा ज्वार, बाजरा इत्यादि घास प्रजाति के वनस्पतियों के बीज हैं। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, रागी और कोदरी आदि प्रमुख रूप से इस्तेमाल होने वाले अनाज हैं। इन्हें हम आटा, डबल रोटी, नाश्ते के कुछ आहार, एक सटरडेड खाद्य पदार्थ जैसे सेव, नूडल्स आदि बनाने के तथा विभिन्न प्रकार के स्टार्च बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। अपने दैनिक आहार में हम अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अनाज का अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये वन ऊर्जा तथा अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। 2 इनके उत्पादन में खर्च कम होता है, जिसके कारण वे सस्ते होते हैं। 3 इनका स्वाद बच्चे बूढ़े सभी को भाता है। 4 ये अन्य खाद्य पदार्थों जैसे दाल, सब्जियां, मांस, मछली आदि के साथ आसानी से मिलाकर प्रयोग किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ को जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, कोदरी आदि को मोटा अनाज मिलेट कहा जाता है। ये सूखे व कम सिंचाई की अवस्था में भी पैदा किए जा सकते हैं। डंडा इसलिए ये अन्य अनाजों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। डंडा इस इकाई में हम अपने देश में प्रयोग किए जाने वाले अनाजों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उनके पोषक तत्वों, सही चयन व बनाने के तरीकों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। 11.2 अनाजों का सही चयन। अनाज खरीदते समय उनका चयन समझदारी से करना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। अनाज के दाने साफ हों और उनमें गंदगी, पत्थर तथा मिट्टी न मिली हो। उनमें कीड़े और फफूंदी आदि न लगी हों। जहां तक संभव हो सके अनाज या आटा ग्राहक संघ या किसी सहकारी संगठन से खरीदें, जिससे कि आप अच्छी किस्म का अनाज पा सकें। अक्सर घरों में ही गेहूं पीसकर उसका आटा बना लिया जाता है। इससे मिलावट वाला आटा खरीदने से बचा जा सकता है। मैदा खरीदते समय देखें कि उसमें कीड़े, फफूंदी और गांठें न हो। मुरमुरे व चिड़वे रेत, पत्थर और गंदगी रहित हों। अच्छी किस्म का दलिया फफूंदी और कीटाणु रहित होता है और उसमें दुर्गंध नहीं होती। अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अनाज चुनें। डंडा लंबी किस्म का चावल उबालकर खाने के लिए तथा छोटी किस्म का चावल खिचड़ी और इडली, डोसा आदि बनाने के लिए अच्छा होता है। इसी तरह बारीक सूजी हलवे के लिए और मोटी सूजी उपमा बनाने के लिए उपयुक्त होती है। डबल रोटी ताजी और साफ कागज में बंद होनी चाहिए। अच्छी किस्म की डबल रोटी नरम होती है और उसमें ताजी महक होती है।
बोध प्रश्न 1 निम्नलिखित का चयन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए? क साबुत अनाज, ख डबल रोटी। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 11.3 अनाजों की पौष्टिकता। अनाज हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ऊर्जा, जैसा कि आप इकाई 5 में पढ़ चुके हैं, अनाजों में ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसका कारण इनमें पाई जाने वाली स्टार्च है, जो 65 to 78% होती है। भारतीय लोगों के दैनिक आहार से ही सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन। अनाजों में 7 to 12% प्रोटीन होती है। हमारे दैनिक आहार में अनाज से बने पदार्थों से ही आधी से अधिक प्रोटीन प्राप्त होती है। अनाजों से मिलने वाली प्रोटीन अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे दाल, दूध, मांस, अंडा आदि के साथ अनाज के मिश्रित प्रयोग द्वारा उसकी किस्म अच्छी हो जाती है। यही कारण है कि आमतौर पर रोटी और दाल मिलाकर, चावल और दाल मिलाकर, परांठा और दही मिलाकर खाए जाते हैं। खनिज, लवण और विटामिन। अनाज हमें लौह तत्व, बी समूह के विटामिन जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। विशेषकर रागी जैसे अनाज में काफी मात्रा में कैल्शियम होता है। अनाजों को मिलों में पीसने के दौरान उनकी बाहरी परत उतर जाती है डंडा, इससे इनमें पाए जाने वाले विटामिन तथा खनिज लवण काफी मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि मैदे में गेहूं की अपेक्षा विटामिन या खनिज लवण कम मात्रा में पाए जाते हैं। रेशे। साबुत अनाज में छिलकों के कारण रेशे काफी मात्रा में होते हैं। डंडा रेशे आंतों में पानी का अवशोषण करके फूल जाते हैं और मल के निष्कासन में मदद करते हैं। इससे कब्ज की शिकायत नहीं रहती। आटे को छानने से रेशे तथा कुछ विटामिन व खनिज लवण उसमें से निकल जाते हैं। इसलिए जहां तक हो सके हमें आटे को बिना छाने इस्तेमाल करना चाहिए। साबुत अनाजों का प्रयोग अधिक करें। वे बारीक पीसे व छाने हुए खाद्य पदार्थों से अधिक पौष्टिक होते हैं। बोध प्रश्न 2 अनाज में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं? 11.4 आम इस्तेमाल होने वाले अनाज। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के अनाज खाए जाते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। 11.4.1 गेहूं। गेहूं ऐसा अनाज है जिसका संसार भर में अधिक उपयोग होता है। गेहूं का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जैसे साबुत गेहूं को मोटा पीसकर उसे दलिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं के आटे से चपाती, पूरी, पराठे आदि बनाए जाते हैं। गेहूं से सूजी बनाई जाती है। हलवा और उपमा इन्हीं से बनते हैं। मैदा भी गेहूं से ही बनाया जाता है। केक, ब्रेड, बिस्कुट आदि मैदे से बनते हैं। एक्सट्रूडेड खाद्य पदार्थ, नूडल्स, मैकरोनी, सेव आदि भी गेहूं से बनते हैं। गेहूं के आटे में उसका छिलका भूसी के रूप में विद्यमान रहता है, जबकि मैदा बनाने के लिए यह भूसी अलग कर दी जाती है। यही वजह है कि आटे की अपेक्षा मैदा अधिक महीन, नरम और सफेद होता है। इन्हीं गुणों के कारण डबल रोटी में मैदे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें विटामिन तथा खनिज लवण कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि भूसी के साथ वे भी अलग हो जाते हैं। गेहूं के आटे में ग्लूटेन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। डंडा आटा गूंदने पर ग्लूटेन जाल की भांति फैल जाता है। डंडा स्टार्च के कण इस जाल में अटक जाते हैं। डंडा इसी वजह से डबल रोटी के लिए गूंधा गया आटा फूलता है और डबल रोटी नरम होती है। गेहूं के आटे से मुख्यतः चपाती, पूरी, पराठे बनाए जाते हैं। डंडा अच्छी चपाती बनाने के लिए आटे को अच्छी तरह गूंदकर गीले कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए रख दे। इससे ग्लूटेन के रेशे अच्छे बन जाते हैं, जिससे अच्छी, नरम, चिकनी तथा फूली चपाती बनती है। डंडा तत्काल आटा गूंदकर बनाई गई चपाती किनारों से सूखी और फटी होती है। मक्का जैसे अन्य अनाजों में ग्लूटेन कम होती है, इसलिए इनसे बनी चपाती गेहूं के आटे से बनी चपाती के समान न तो फूलती है और न ही नरम होती है। अभ्यास 1 पिछले 2 दिनों में गेहूं से बने ऐसे 5 व्यंजन लिखें जिन्हें आपने खाया हो। 2 गेहूं का आटा गूंदकर उसमें से आधे को गीले कपड़े से ढककर रखें और आधे को बिना ढके रखें। डंडा बिना ढके आटे की तत्काल चपाती बनाएं। डंडा ढककर रखे गए आटे को दोबारा गूंदकर चपाती बनाएं। डंडा दोनों तरह से बनी चपाती के अंतर को नोट करें। 11.4.2 चावल।
भारतीय आहार में चावल का भी उपयोग काफी मात्रा में किया जाता है। ये अन्य अनाजों की अपेक्षा जल्दी पक जाते हैं और मुलायम होते हैं। चावल देखने में आकर्षक लगते हैं तथा इनमें मंद मंद सुगंध होती है। ये बड़ी आसानी से अन्य खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं और बहुत से नमकीन तथा मीठे व्यंजन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। खेत से काटकर लाए हुए चावल को धान कहा जाता है। डंडा चावल की बाहरी सतह में रेशेदार भूसी होती है, जिसे खाया नहीं जाता। डंडा धान की भूसी को हाथ या मशीन की कुटाई से हटाया जा सकता है। डंडा धान की कुटाई के बाद यह साफ हो जाता है तथा भूसी अलग हो जाती है। बाद में इन्हें छानकर पॉलिश किया जाता है। पॉलिश से भी काफी मात्रा में विटामिन तथा खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पॉलिश किए हुए चावलों में पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, पर ये चावल देखने में आकर्षक लगते हैं। डंडा पॉलिश करने से चावल में घुन नहीं लगता तथा चावल को काफी समय तक आसानी से परिरक्षित किया जा सकता है। भुजिया, पाबॉइल्ड राइस या सेला चावल बनाने के लिए धान को पहले गर्म पानी में भिगोया जाता है और उसे भाप में कुछ देर के लिए पकाया जाता है। डंडा अब इस धान को सुखाकर हाथ या मशीन से कुटाई करके चावल तैयार किया जाता है। डंडा इस प्रकार पानी में भिगोकर पकाने से इसकी बाहरी परत में पाए जाने वाले विटामिन व खनिज लवण दोनों अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अतः सेला चावल में मूल्यवान पोषक तत्व कुटाई के बाद भी सुरक्षित रहते हैं। सेला चावल पकने पर अच्छा लगता है और शीघ्र खराब नहीं होता है। चावल से चिड़वा, मुरमुरा आदि भी बनाए जाते हैं। डंडा चिड़वा बनाने के लिए धान को गर्म पानी में भिगोया जाता है। डंडा फिर इसे भूनकर, जैसा कि भाग 11.5 में बताया गया है, और गर्म अवस्था में ही कूटा जाता है। डंडा भूनने से यह थोड़ा सिक जाता है। इससे चावल कुछ हद तक पक जाता है। डंडा इसलिए चिड़वे को पकाने में बहुत कम समय लगता है। इससे कई व्यंजन बनाए जाते हैं। चावल बनाने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें धोकर भिगो दें, फिर उन्हें पानी में उबालकर पकाएं, लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें अधिक मलकर न धोएं तथा जिस पानी में भिगोएं उसे न फेंकें। डंडा ऐसा करने से विटामिन तथा खनिज लवण को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अच्छे चावल पकाने के लिए चावल में ठीक उतना ही पानी डालें जितना जरूरी हो। 1 कप चावल में 2 कप पानी, ताकि सारा पानी पकने में ही लग जाए। डंडा चावल को पहले तेज आंच पर उबलने तक रखें, बाद में डंडा धीमी आंच पर गलने तक पकाएं। डंडा चावल को देर तक तेज आंच में न उबालें, क्योंकि इससे पका चावल हलवे जैसा गोला हो जाता है, बर्तन की पेंदी के पास जल जाता है और इसकी ऊपरी सतह सूख जाती है। जब चावल को पानी में पकाया जाता है तब स्टार्च के कण पानी सोखकर फूल जाते हैं, जिससे उनके रंग रूप में अंतर आ जाता है। जब स्टार्च के कण पूर्णतया फूल जाते हैं तो उस क्रिया को श्लेषीकरण, लसीदार हो जाना कहते हैं। डंडा इससे अधिक पकाने से ये स्टार्च के कण फट जाते हैं। डंडा पकाते समय थोड़ा घी डालने से चावल के दाने फूलकर अलग अलग ही रहते हैं तथा आपस में चिपकते नहीं। डंडा पकाते समय नींबू डालने से उनका रंग अच्छा हो जाता है। समय तथा ईंधन बचाने के लिए इन्हें प्रेशर कुकर में भी पकाया जा सकता है। पुराने चावल पकाने में बेहतर होते हैं। नए चावलों के दाने पकाने पर आपस में चिपक जाते हैं, अतः इन्हें पकने के लिए कम पानी की जरूरत होती है। सेला चावल के दाने पकाने पर अलग अलग ही रहते हैं, चाहे सेला चावल नया ही क्यों न हो। डंडा चावल से पुलाव, खिचड़ी, इडली, डोसा, मीठे चावल, खीर, फिरनी आदि व्यंजन बनाए जा सकते हैं। चिवड़ा तथा मुरमुरे से पोहा, भेलपूरी आदि बनाई जाती है। सेला चावल का अधिक प्रयोग करें। ये मिल द्वारा साफ किए गए चावलों से सस्ते व ज्यादा पौष्टिक होते हैं। अभ्यास 3 चावलों से बने 5 व्यंजनों के नाम लिखें। बोध प्रश्न 3 चावल को पकाते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? 11.4.3 बाजरा और ज्वार। ये मोटे अनाज कहलाते हैं। इनसे रोटी आदि बनाई जाती है। इनको भूनकर या इनका खमीरीकरण भाग 11.5 के अनुसार करके कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं। ये आसानी से पच जाते हैं, इसलिए शिशुओं को भी दिए जा सकते हैं। 11.4.4 मक्का। भारत के विभिन्न हिस्सों में मक्का का उपयोग भी काफी मात्रा में होता है। ताजे मक्के को भूनकर खाया जाता है। पके हुए मक्के के आटे से रोटी बनाई जाती है। माला से बने स्टार्च तथा तेल का पकाने में भी प्रयोग किया जाता है। 11.4.5
रागी। रागी की पैदावार मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। इसे रोटी तथा रागी के लड्डू बनाने में प्रयोग किया जाता है। डंडा रागी के आटे को पानी में मिलाकर घोल सा बना लिया जाता है। इस घोल को गर्म चावल में डालकर पकाकर गोल लाड़ बनाए जाते हैं। फिर इन्हें सरी वाली सब्जी के साथ खाया जाता है। रागी में कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह डंडा शिशुओं और बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। 11.4.6 कोदरी। इसका उपयोग अधिकतर गुजरात व मध्य प्रदेश में किया जाता है। चावलों के समान भूसी निकालने के लिए इसे भी कूटा जाता है और उबालकर पकाया जाता है। डंडा इसका आटा भी प्रयोग किया जाता है। 11.4.7 एक्सट्रूडेड खाद्य पदार्थ मैक्रोनी, मैदे का सेव जो अंदर से खोखला होता है, नूडल्स आदि खाद्य पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं। पकाने के लिए पहले इन्हें काफी पानी में उबाला जाता है, उसके बाद अतिरिक्त पानी को निकाल देते हैं। डंडा इनको तरकारी, मांस और अंडे आदि के साथ खाया जा सकता है। 11.5 अनाजों का अंकुरन, खमीरीकरण तथा भूनना। अनाजों को अंकुरित करके, खमीरीकरण करके अथवा भूनकर उनकी पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है। अंकुरन, अंकुरित अनाज जल्दी से पच जाते हैं। अंकुरन से उसमें बी समूह के विटामिन तथा विटामिन सी की मात्रा काफी बढ़ जाती है। अनाजों का अंकुरन करने के लिए 12 to 14 घंटे तक भिगो दिया जाता है। इसके पश्चात इन्हें गीले कपड़े में बांध देते हैं। समय समय पर कपड़ा गीला करते रहते हैं। अंकुरित अनाज को छाया में सुखाकर हल्का सा भून लेते हैं। भुने हुए दानों को या उन्हें पीसकर बने आटे को खाया जाता है। भूनना इस विधि में अनाज को पहले पानी में भिगो देते हैं, फिर इन्हें लोहे के गर्म बर्तन में रेत पर भूना जाता है। गर्म रेत के ताप से अनाज के दाने फूल जाते हैं। रेत को छानकर दोबारा भूनने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मुरमुरे तथा भुने हुए मक्के का हम अक्सर प्रयोग करते हैं। डंडा इसे इसी विधि से बनाया जाता है। खमीरीकरण, खमीरीकरण से भी अनाज सुपाच्य हो जाते हैं। इससे बी समूह के विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे अनाजों से इडली, डोसा, भटूरा, कुलचे आदि बनाए जाते हैं जो काफी प्रचलित है। इडली, डोसा बनाने के लिए चावल तथा दाल को अलग अलग 10 to 12 घंटों के लिए भिगो देते हैं। अब इन्हें अलग अलग पीस लेते हैं। पिसे हुए चावल में पिसी हुई दाल तथा नमक मिलाकर एक बर्तन में ढककर रात भर के लिए रख देते हैं। यह मिश्रण फूल जाता है और हल्का हो जाता है। अभ्यास 4 निम्नलिखित वर्गों के 2-2 व्यंजनों के नाम लिखिए जो आपके प्रांत में खाए जाते हों। क अंकुरित अनाज से, ख भूने गए अनाज से, ग खमीर उठे अनाज से। 11.6 सारांश। हमारे देश में कई प्रकार के अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है। डंडा ये हमारे भोजन का मुख्य अंग है तथा आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत हैं। इनमें कुछ मात्रा में प्रोटीन, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण भी पाए जाते हैं। हम अपने आहार में अनाज का विभिन्न रूप से प्रयोग करते हैं। साबुत अनाज मिलों में महीन पिसे हुए और छने हुए अनाज से अधिक पौष्टिक होते हैं। डंडा इसलिए हमें अपने आहार में इनका उपयोग अधिक करना चाहिए। 11.7 पारिभाषिक शब्दावली। पौरजह, दलिया, सूजी, मुरमुरा, चिड़वा आदि को दूध में मिलाकर बनाए जाने वाले व्यंजन। एक्सट्रूडेड खाद्य पदार्थ, मैदे या बेसन को गूंथकर सांचे में से दबाव डालकर निकाले जाने वाले व्यंजन। डंडा नूडल्स, मैकरोनी आदि इसी विधि से बनाए जाते हैं। पॉलिश किए हुए चावल, चावल पर से भूसी उतारने के बाद उसकी बाहरी परत को और अधिक साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा साफ किए गए चावलों को पॉलिश किए हुए चावल कहते हैं। सेला चावल, धान को गर्म पानी में डालकर कुछ देर उबाला जाता है और बाद में सुखाकर कूटा जाता है। इस प्रक्रिया से चावल की बाहरी परत पर मौजूद विटामिन और खनिज लवण चावल के अंदर चले जाते हैं और नष्ट नहीं होते। डंडा इस प्रकार बने चावल को सेला चावल कहते हैं। भेलपुरी, मुरमुरे को सेवई, प्याज और चटनी आदि में मिलाकर बनाया जाने वाला व्यंजन। डंडा मिलेट, मोटा अनाज। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।